करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये है हमारा चैप्टर आज का, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवर, जो कि जंगलों में रहने वाले जानवर। ये हमारा आज का टॉपिक है, तो हम इसी को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम डाटा देख लेते हैं कि हमारा देश जो है, हमारा देश नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में किस पोजीशन में आता है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है उनमें से एक है हमारा इंडिया। मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज का मतलब है कि जहाँ पे बहुत तरह के फ्लोरा फोना, प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है जहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे देश जहाँ पे बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, जिसके कारण इसको मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बोला जाता है, जिसमें से एक हमारा इंडिया है। यहाँ इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं। देखो बच्चों, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है। 47,000 प्लांट स्पीसीज यानी कि 47,000 तरह के प्लांट्स जो हैं वो हमारे देश में हैं, और ये करीब करीब वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे आता है। यानी कि हमारा देश, अगर आप इस प्लांट स्पीसीज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा देश वर्ल्ड में 10th पोजीशन अडॉप्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है 15,000 फ्लोरिंग प्लांट हैं, यानी कि जो खिलने वाले जो फूल हैं, फूल के प्लांट जो है वो करीब करीब 15,000 प्लांट जो है वो हमारे देश में हैं, और ये पूरे वर्ल्ड का 6% है। पूरे वर्ल्ड का अगर आप देखें, पूरे वर्ल्ड के फ्लोरिंग प्लांट्स देखें तो उसका करीब करीब 6% हमारे देश में पाया जाता है। अब ये तो था हमारा क्या, ये तो था हमारा नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे। अब हम अगर वाइल्ड लाइफ की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे देश में 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं। 90,000 टाइप के एनिमल्स जो हैं वो हमारे देश में बच्चों पाए जाते हैं, एज वेल एज रिच वैरायटी फिश। इसके अलावा जो फिश है जो पानी में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में या मेरीन वाटर में, तो ये जो फिश है, फिश की भी बहुत सारी वैरायटी हमारे देश में पाई जाती है। तो जब हमारे देश में इतनी ज़्यादा वैरायटी है हमारे वेजिटेशन की, हमारी वाइल्ड लाइफ की, तो ये तो अपने आप में एक टॉपिक बनना स्वाभाविक है। इसका टॉपिक बनना ज़रूरी है कि इसके बारे में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। तो यही हमारे इस चैप्टर में है कि इस चैप्टर में हम जो है यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्जिन वेजिटेशन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद रिलीफ पढ़ेंगे, उसके बाद क्लाइमेट, फिर इकोसिस्टम। ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो कि इसको इफेक्ट करती हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक का थ्योरी पार्ट। सबसे पहला है वर्जिन वेजिटेशन। अब देखो, वर्जिन वेजिटेशन किसको कहते हैं बच्चों, आप लोग साथ के साथ वीडियो में देखते रहिए। आपको मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाई जाएं, ताकि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ में भी आए। ठीक है, तो पहला जो वेजिटेशन है वो है वर्जिन वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हमने कई पार्ट्स में बांट रखा है। तो इसमें सबसे पहला वेजिटेशन आता है वर्जिन वेजिटेशन। अब वर्जिन वेजिटेशन क्या है, प्लांट कम्युनिटी। इसको हम प्लांट कम्युनिटी भी कह सकते हैं, लेकिन सारे प्लांट कम्युनिटी इसमें नहीं आती हैं, मतलब सारे प्लांट्स इसमें नहीं आते हैं। जैसे कि वर्जिन का मतलब होता है कि जिसको छुआ ना हो, जिसको टच ना किया हो, जो कि अनटच हो या अनडिस्टर्ब हो, तो उसको वर्जिन कहते हैं। वर्जिन जो कम्युनिटी होती है या वर्जिन जो वेजिटेशन होता है वो क्या होता है, वो नेचुरली ग्रो होता है विदाउट ह्यूमन एड्स, यानी कि उसमें लोगों का कोई भी एड, लोगों की कोई भी चीज, लोगों का कोई भी हेल्प इसमें लगा नहीं होता है। नेचुरल तरीके से ये ग्रो करता है, और इसको जो है ह्यूमन ने यानी कि लोगों ने इसको बहुत सालों तक अनडिस्टर्ब किया, मतलब डिस्टर्ब नहीं किया है, यानी इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है। तो ऐसा जो वेजिटेशन होता है जो कि नेचुरल तरीके से ग्रो हुआ है, बिना लोगों के एसिड से, बिना लोगों की हेल्प से, और लोगों ने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया है, तो ऐसे वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। The vegetation which grow naturally without human aid has been left
undisturbed by human for a long time, also known as virgin vegetation. आई होप आपको वर्जिन वेजिटेशन समझ आ गया होगा। अब जैसे कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं, जो कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स जैसे हम क्रॉप्स जो किसान लगाते हैं उसको हम वर्जिन वेजिटेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो किसानों द्वारा लगाया जाता है और किसान ही उसको काटते हैं। इसके बाद हम ऑर्किड्स लगाते हैं, जैसे बगीचा लगाते हैं, अपने घरों में बगीचा लगा देते हैं, पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो उसको भी हम नेचुरल वर्जिन वेजिटेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो वेजिटेशन तो है लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो नेचर ने खुद अपनी तरफ से तैयार किया है या नेचुरल तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, उसको कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। अगर आप चाहें वर्जिन वेजिटेशन का तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपको एज अ डेफिनेशन, एज अ रिमेम्बरेबल आपके लिए स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन के टाइप क्या क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज, यानी कि ऐसा वर्जिन वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन हो, यानी कि ऐसा वेजिटेशन, एंडेमिक वेजिटेशन उसको कहते हैं बच्चों जो कि पूरी तरह से इंडियन हो, यानी कि इंडिया में ही वो वेजिटेशन शुरू हुआ हो और इंडिया में ही ग्रो हुआ हो, तो इसको कहते हैं एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीसीज। दूसरा होता है एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक वेजिटेशन या एक्सोटिक स्पीसीज। ये एक्सोटिक वेजिटेशन जो वो ऐसा वेजिटेशन होता है जो कि बाहर से आया है, पेड़ पौधे, जैसे कि बाहर से कोई सेलर आया, बाहर से कोई ट्रेडर आया हमारे देश में, वो कोई पौधा अपने साथ ले आया और उसने यहाँ पे उसको लगा दिया, तो लगा दिया, अब वो उसकी जाति यहाँ पे शुरू हो गई, वो पौधा यहाँ पे फलने लगा। तो ऐसा वेजिटेशन, ऐसा फॉरेस्ट जो कि बाहर से आया हो, जो कि बाहर का हो, कम आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड से आया हो, उसको हम एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। तो बच्चों वर्जिन वेजिटेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, आप देखो फ्लोरा और फोना थोड़ा सा समझते हैं। फ्लोरा जैसे कि आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, आई थिंक बायो में भी पढ़ा होगा आपने, फ्लोरा और फोना। यहाँ पे हम फ्लोरा और फोना के बारे में देखते हैं। फ्लोरा फोना कहते किसको हैं? देखो फ्लोरा सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स। अब फोना में जो एनिमल्स हैं उसमें हम भी आते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग भी उसमें आते हैं। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, सोशल एनिमल, यानी कि हमारा डेवलपमेंट हो गया है, इसलिए हम इस कैटेगरी में आते हैं एज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो फ्लोरा जो है प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, फ्लोरा एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को कहा जाता है, और फोना जो है द स्पीसीज ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स जो है उनको फोना कहते हैं। द डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना इज ड्यू टू दीज फैक्टर। अब हमारे देश में फ्लोरा और फोना की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है बच्चों। फ्लोरा और फोना हमारे देश में बहुत तरह के, अभी मैंने पीछे आपको डाटा बताया कि हमारे देश में कितने तरह के प्लांट्स हैं और कितने तरह के एनिमल्स हैं। तो ये जो है ये डिपेंड करता है, ये डाइवर्सिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। ध्यान से समझना बच्चों, ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो हमारे देश में बहुत जातियां मिलती हैं फ्लोरा और फोना की, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है रिलीफ और दूसरा है क्लाइमेट। ठीक है, रिलीफ और क्लाइमेट। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिलीफ और क्लाइमेट किसको कहते हैं? अब रिलीफ मैंने आपको चैप्टर 2 में भी पढ़ाया था और चैप्टर 4 में भी पढ़ाया था, क्लाइमेट में भी पढ़ाया था रिलीफ, तो आई थिंक रिलीफ आपको पता होगा। रिलीफ का मतलब है कि जो वो है, जो लैंड है, लैंड पे कैसा भी स्ट्रक्चर, माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, प्लेन्स हो, सरफेस हो, कुछ भी हो, वो सब रिलीफ में आता है, कैसा भी स्ट्रक्चर। तो रिलीफ को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, रिलीफ को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा है, एक है लैंड और दूसरा है सॉइल। ठीक है, अब देखो लैंड और सॉइल, अब आपको लगेगा कि मैडम क्या बता रही है, लैंड और सॉइल ये तो दोनों एक ही चीज है। नहीं बच्चों, देखो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे हमने क्लाइमेट में पढ़ा था ना, वेदर और क्लाइमेट, वैसे ही यहाँ पे लैंड और सॉइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लैंड का मतलब है कैसी भी लैंड, यानी इसमें माउंटेन भी आते हैं, इसमें प्लेट्यूज भी आते हैं, इसमें प्लेन एरिया भी आता है, कैसी भी लैंड
अच्छी लैंड, बुरी लैंड, रेतीली लैंड, बंजर लैंड, जैसी भी लैंड है वो सब लैंड कैटेगरी में आती है। लेकिन द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। लैंड का जो नेचर है, लैंड कैसी है, किस तरीके की लैंड है, वो वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा मैंने आपको बताया था रिलीफ का जो क्लासिफिकेशन था वो था सॉइल। ठीक है, सॉइल क्या होता है बच्चों? सॉइल मतलब सॉइल जो है वो लैंड का एक सब क्लासिफिकेशन है। लैंड, आपने लैंड पढ़ा, लैंड बहुत सारे तरह की लैंड है, तो लैंड में ही एक क्लासिफिकेशन है सॉइल, यानी कि मिट्टी। अब मिट्टी किस तरीके की है? मिट्टी तो बहुत तरह की है, कहीं कहीं एलुवियल मिट्टी है, कहीं कहीं ब्लैक मिट्टी है, कहीं कहीं डेजर्ट मिट्टी है, कहीं कैसी मिट्टी है, सब जगह अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरिया, ये डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है। जैसे हम डेजर्ट की तरफ चल जाएं तो वहां हमें कैसी मिलेगी? वहां पे हमें रेती रेत मिलेगी। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एरिया पे कि एरिया कैसा है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट। जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है सॉइल पे। इसके अलावा जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल सपोर्ट करते हैं कैक्टस को, थॉर्नी बुशेस को। उसके बाद डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आप इतना ही समझ लो। आगे जब हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये जो लैंड और सॉइल जो है ये एज अ रिलीफ के तौर पे हमारे वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। वेजिटेशन के फैक्टर्स हैं, फ्लोरा और फोना की डाइवर्सिटी के फैक्टर्स है, यानी कि फ्लोरा फोना जो इतनी तरह के टाइप्स के हैं, इतनी वैरायटी है, उसके फैक्टर्स हैं रिलीफ। अब दूसरा मैंने आपको बताया था क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट मैंने आपको 4th चैप्टर में काफी अच्छे से क्लाइमेट पढ़ा दिया था। अब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको क्लाइमेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है? अरे भाई क्लाइमेट ही तो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसके लिए हमने इसको 3 एलिमेंट्स में बांटा है। फर्स्ट हमने नहीं, मतलब आपकी बुक में दे रखा है। फर्स्ट है टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी भी आ गया, एयर प्रेसिपिटेशन भी आ गया, ये सारी चीजें मिलके किसी एरिया की ह्यूमिडिटी, एयर प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, जैसा वहाँ का टेम्परेचर होगा तो वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो फिर वहाँ के जैसे ही ग्रो करेगी। तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे कि सऊदी अरब है, देखो सेम लैटिट्यूड पे है सऊदी अरब और सेम लैटिट्यूड पे हिमालयस। ठीक है, लेकिन क्या है, हिमालयस जो है वो हरे भरे हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई पे हैं, तो काफी पेड़ पौधे हैं वहां पे। लेकिन सऊदी अरेबिया में क्या है? रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो इसका लैटिट्यूड पे कोई भी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो जाते हैं। जैसे देखो थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगी आपको। अब देखो ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन देखो आप, ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर 20 डिग्री नीचे। ट्रॉपिकल एरिया में अगर आप देखो तो यहाँ का जो मीन एनुअल टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर देखो ट्रॉपिकल एरिया का तो ये 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, 24 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है। और अगर यहाँ का टेम्परेचर आप जनवरी में देखो तो ये करीब करीब 18 डिग्री से अबव रहता है। तो यहाँ पे नो फ्रॉस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई बर्फ नहीं जमती है। दूसरा अगर आप देखो सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो सब ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर जो है 17 डिग्री से 24 डिग्री तक होता है, और जनवरी मंथ में 10 डिग्री से 18 डिग्री तक हो जाता है। और यहाँ पे कभी कभार बर्फ पड़ सकती है, कभी कभार, बहुत कम। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रेंज था, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट वेजिटेशन जोन जो है उसमें का टेम्परेचर होता है 7 डिग्री से 17 डिग्री तक। और ये जो ठंड है जनवरी मंथ में ये करीब करीब -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे बर्फ जमी होती है। और अगर हम अल्पाइन वेजिटेशन में चले जाएं यानी पोल्स की तरफ चले जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे बिलो 7 डिग्री सेल्सियस होता है। और ठंड में अगर देखें तो 1 डिग्री से भी -1 डिग्री से भी कम हो जाता है। और यहाँ पे तो हमेशा ही स्नोफॉल रहता है। तो टेम्परेचर जो है बच्चों, ये टेम्परेचर जो है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से इफेक्ट करता है हमारे वेजिटेशन को। दूसरा इसमें है हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट।
ठीक है। क्लाइमेट में फर्स्ट मैंने आपको बताया टेम्परेचर, सेकंड है इसमें फोटो पीरियड। फोटो पीरियड यानी सनलाइट। अब सनलाइट कैसे पड़ रही है, सनलाइट जो है वो डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग तरीके से पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको क्लाइमेट में पढ़ाया था, सनलाइट जो है वह इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ेगी, और जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे वैसे वैसे सनलाइट जो है वो कम पड़ती रहेगी। उसके ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, सीजन्स पे और ड्यूरेशन ऑफ डे पे। जो जहाँ पे ज्यादा सनलाइट पड़ेगी वहां पे डेंस वेजिटेशन होगा, यानी जितनी ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, जितनी ज्यादा रोशनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, वहां पे डेंस वेजिटेशन होगा, बहुत ज्यादा हरियाली होगी। इसके अलावा सदर्न स्लोप्स इन हिमालय रीजन कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप। नॉर्दर्न स्लोप में हिमालय के आपने 3 रेंजेस पढ़े थे, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो इन तीनों रेंज में जो सबसे हायर रेंज है वहां पे ज्यादा थिक फॉरेस्ट नहीं है, जबकि जो नीचे की रेंज है, जो सदर्न रेंज है, सदर्न स्लोप्स है, वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट है। क्यों है? ड्यू टू ट्रॉपिकल एरिया। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम हायर लैटिट्यूड्स पे जा रहे हैं, तो हायर लैटिट्यूड्स पे जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं कंपैरिजन टू लोअर लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो एरिया है उसमें ज्यादा हरियाली है। तीसरा पॉइंट है इसका रेनफॉल। अब रेनफॉल जो है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा इसको वो करता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। क्लाइमेट, आप देखो क्लाइमेट तो नेचुरल सी बात है, नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करेगा, और ये क्लाइमेट का एक पार्ट है रेनफॉल। तो रेनफॉल, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे कैसा वेजिटेशन होता है, डेंस वेजिटेशन होता है यहाँ, यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली होती है। अब अगर इंडिया के केस में देखो, तो इंडिया के केस में जो वेस्टर्न घाट्स है, मैंने आपको पहले उसमें बताया था क्लाइमेट में। देखो बच्चों, क्लाइमेट में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। वेस्टर्न घाट्स में आपने देखा था, वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न स्लोप पे, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे जो है फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा डेंस है, कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप्स पे क्यों नहीं है? क्योंकि बारिश जब रेनफॉल जब आती है साउदर्न टिप पे, तो वो क्या करती है, वेस्टर्न घाट से टकरा करके वहीं पे बारिश करती है, इसलिए वहां के जंगल जो है वो बहुत ज्यादा हरे भरे हैं। तो ये पॉइंट था आपका क्लाइमेट के पॉइंट थे। ये 2 फैक्टर्स मैंने आपको बताए फ्लोरा फोना के डाइवर्सिटी के लिए, कि रिलीफ और क्लाइमेट, ये दोनों पूरी तरह से डिपेंड करते हैं कि फ्लोरा और फोना वहाँ का कैसा है। फ्लोरा और फोना को इफेक्ट करते हैं रिलीफ और क्लाइमेट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है, ये जो वेजिटेशन है, फॉरेस्ट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट यानी जंगल। अब जंगलों में हम नहीं जाते हैं उसको वहाँ पे वो करने, इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करने, या वहाँ पे खाद डालने, या वहाँ पे बीज डालने। जंगलों में तो कोई नहीं जाता, बस जंगलों में हम किस लिए जाते हैं, लकड़ियाँ काटने, या वहाँ की जंगलों से चीजें लेने। तो ये जंगल जो है, ये जंगल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन है और ये अपने आप हो रहे हैं, और हमें प्राकृतिक तौर पे हमें बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। अब क्या क्या दे रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में। सबसे पहला है मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट। देखो, जो नेचुरल वेजिटेशन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आसपास का एरिया है उसके क्लाइमेट को ये इफेक्ट करता है, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ के आसपास का एरिया जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, मॉडरेट रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, और बहुत अच्छा वहाँ का टेम्परेचर रहेगा, मौसम रहेगा। दूसरा है कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को ये कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है? अब नेचुरल वेजिटेशन है, बड़े बड़े पेड़ हैं, डेंस पेड़ हैं, तो ये मिट्टी को, इनकी जड़ें जो है वो बहुत लंबी होती हैं, तो ये सॉइल को पकड़ के रखती हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं आता। उसके बाद रेगुलेट स्टीम फ्लो। अब ये जो पेड़ पौधे हैं, इनकी जड़ें क्या करती हैं, नीचे से पानी को नीचे से एब्जॉर्ब करती हैं, हम तो नहीं जाते पानी डालने, तो नीचे से एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण क्या होता है, स्टीम फ्लो जो है, यानी कि नदियां जो है, नदियों में रेगुलर पानी रहता है। नेक्स्ट है सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। देखो,
हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत हैं, सेकेंडरी सेक्टर है ही पूरी तरह से इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्री बेस्ड। तो इंडस्ट्रीज को जो एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो भी ज़्यादातर इन्हीं फॉरेस्ट से मिलता है। जैसे कि रबड़ इंडस्ट्री है, तो रबड़ इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल क्या चाहिए, रबड़ चाहिए। तो ये रबड़ कहाँ से मिलेगा, ये रबड़ इन्हीं जंगलों में से उसको मिलेगा। प्रोवाइड लाइवलीहुड, यानी कि हमें जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन जंगलों से मिलती हैं। उसके बाद बहुत सारे सीन ऐसे होते हैं जो कि जंगलों में, जिनको हम देखने के लिए जाते हैं। जैसे कि हम बायोस्फीयर्स में जाते हैं, बायो रिजर्व्स में जाते हैं देखने के लिए इन जगहों को, कि ये पिक्चर्स की लोकेशंस होती हैं इसकी। पहाड़ों पे हम जाते हैं, पहाड़ों पे हम क्या देखते हैं, हम पेड़ पौधे ही तो देखते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन ही तो देखते हैं, उन्हें हम देखने के लिए यहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का, कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिलता है। यानी वाइल्ड लाइफ जो है, जंगली जानवर जो हैं वो इन्हीं जंगलों में रहते हैं और उनके लिए एज अ होम का काम ये जो वो है फॉरेस्ट हैं वो करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, ये फॉरेस्ट जो है वो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचुरल वेजिटेशन में। लेकिन पिछले कई सालों से, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। फॉरेस्ट देखो नेचुरल वेजिटेशन है, लेकिन लोगों ने अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपना एक कहते हैं ना, अपना पेट भरने के लिए या अपनी जेब भरने के लिए इन फॉरेस्ट के साथ बहुत गलत काम किए हैं। इनमें चेंजेस, इसकी वजह से इनमें चेंजेस आ गए हैं। इन फॉरेस्ट में क्या चेंजेस आ गए हैं, द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। क्यों चेंज आया है कि कल्टिवेटेड लैंड जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, इन जंगलों को काट काट करके जो कल्टिवेटेड लैंड है उसको बना रहे हैं, इन जंगलों को काट के। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइंस, देखो बच्चों ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा डिमेरिट है कि हम क्या करते हैं, हम जंगलों को काट के वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वहाँ पे माइंस लगा रहे हैं, जो कि हमारा क्या करता है। अब देखो फॉरेस्ट के कितने सारे यूजेस थे, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फॉरेस्ट का ये यूज है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसको काट करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड लगा रहे हैं। उसके बाद अर्बनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्बनाइजेशन में क्या है, लोग जो है वो गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और शहरों से जो है वो पूरी तरह से जंगल जो है वो साफ हो गए हैं। ज़्यादातर शहर आप देखोगे जा करके, अर्बन एरिया में जाओगे, शहरी एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे देखने के लिए। आप जैसे हम मान लो देहरादून में रहते हैं, तो देहरादून में तो हरियाली बहुत है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो कि आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे जितनी हरियाली थी, क्या उतनी हरियाली है, नहीं है बच्चों। उसके कंपैरिजन में आधी हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि लोगों ने पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे घर बना लिए हैं, फ्लैट्स बना लिए हैं, जिसके कारण और इसी के कारण पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये इन कारणों से इन फॉरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस इन द वेजिटेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या वेजिटेशन में चेंज आएंगे। इंडिया इन द लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल, और इन कारणों से जो इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो नेचुरल था वो अब नेचुरल नहीं रहा है। अगर हम रियल सेंस में देखें तो वो नेचुरल नहीं रहा है। ये क्या हुआ है, ये या तो मॉडिफाई हो गया है, रिप्लेस्ड हो गया है, या फिर डिग्रेड हो गया है। यानी कि जंगल जो है वो मॉडिफाई हो गया है, किसमें, कल्टिवेटेड लैंड में हो गया है, या फिर ये रिप्लेस हो गया है, जंगल रिप्लेस हो गया है किसमें, इंडस्ट्रीज में, या फिर ये डिग्रेड हो गया है, यानी कि इसको काट करके लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। तो ये जो है, ये जंगल जो है इन्होंने ऐसा रूप अब ले लिया है। लेकिन बच्चों इतने सब कारण होने के बाद भी जो जंगल है वो कुछ रीजन ऐसा है जहां तक इंसान, अगर कहें कि इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाया है। वो कौन कौन सा एरिया है, वो है द हिमालय के जो अपर पार्ट हैं। अगर हम वहाँ पे देखें तो वहाँ पे भी अभी वेजिटेशन देखने को मिलता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोग अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद
हिली रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का हिली रीजन, मध्य प्रदेश का प्लेट्यूज वगैरह का जो एरिया है वहाँ तक भी लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, यानी कि वहाँ का भी जो वेजिटेशन है वो अभी तक नेचुरल है। मरुस्थली देख लें, मरुस्थली यानी डेजर्ट, डेजर्ट को मरुस्थली कहा जाता है, तो डेजर्ट को देख लें तो डेजर्ट्स भी जो है अभी अनटच है, यानी कि अभी नेचुरल वेजिटेशन उनको हम कह सकते हैं। तो ये तो था बच्चों आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। देखो मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, कुछ डाटा बता दिया, उसके बाद रिलीफ बता दिया, लैंड और सॉइल बता दिया, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बता दिया, मैंने काफ़ी कुछ वर्जिन वेजिटेशन, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इन सब के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है जो आपकी बुक में है इकोसिस्टम। ठीक है बच्चों, आप देखो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, इसकी अगर डेफिनेशन देखो तो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन एरिया इंटरेक्ट टुगेदर विद देयर सराउंडिंग्स इज नोन एज इकोसिस्टम। देखो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को इकोसिस्टम का, देखो बच्चों क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में, 1 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, और डिस्क्राइब करने के लिए 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इकोसिस्टम जो है वो क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन एरिया, एक एरिया में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट टुगेदर, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं विद देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास में, यानी कि एनिमल्स प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स मीन्स हम भी, ठीक है, हम भी उस एनिमल्स में आते हैं। हम सब एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं, और एक साथ एक एरिया में रहने को ही इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, इसमें आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे इंटरडिपेंडेंट, मतलब जैसे हमने एनिमल्स पाल रखे हैं, वो एनिमल हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, यानी कि हम उनको खाना देंगे या हम उनकी देखभाल करेंगे। और इंटर रिलेटेड यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और हम एक दूसरे से के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है ये। इसी में एक चीज आती है बच्चों, बायोम्स। बायोम्स देखो क्या होता है, बायोम यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक बहुत बड़ा अगर इकोसिस्टम है, बहुत बड़े एरिया में इकोसिस्टम है, तो एक बहुत बड़े लैंड पे इकोसिस्टम है, तो इसको हम बायोम्स कहते हैं, जिसमें वेजिटेशन भी आता है और एनिमल्स भी आता है, जैसे कि डेजर्ट, ठीक है। अब इकोसिस्टम, नॉर्मल इकोसिस्टम तो एक छोटा सा भाग है, लेकिन एक बहुत बड़ा जब भाग होता है, बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पे ये सब एक साथ रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया में जो है वो पूरे डेजर्ट एरिया में जो इकोसिस्टम है, डेजर्ट एरिया में रहने वाले लोग और डेजर्ट एरिया में रहने वाले प्लांट्स और वेजिटेशन जो वहाँ का है वो सब मिलकर के बायोम कहलाता है। ह्यूमन बींग आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। देखो ह्यूमन बींग जो है वो इस इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था हम कैसे एनिमल हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, यानी कि हम सामाजिक एनिमल्स हैं। हम जो है वो थोड़े से डेवलप हो गए हैं, लेकिन हम आते हैं फौना कैटेगरी में ही। इशू इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इशू रिलेटेड टू इट। अब ये जो इकोसिस्टम है, देखो ये इकोसिस्टम जो है, इस इकोसिस्टम को लोगों ने 2 तरीके से इस इकोसिस्टम को अगर हम कहें तो बर्बाद कर दिया है। कैसे बर्बाद किया है? सबसे पहला पॉइंट है नीड्स। अगर हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें जितनी हैं वो अगर हमें इस इकोसिस्टम से लेनी है तो हमें सफिशिएंट मिल जाएगी, हमें खाने पीने रहने के लिए आराम से इस इकोसिस्टम में जगह मिल जाएगी। लेकिन जब हमारी ग्रीड समझते हो, ग्रीड क्या होता है? यानी कि लालच। जब हम लालची हो जाते हैं, जब हमारा पेट ही नहीं, तो हमारी ज़रूरतों को तो ये पूरा कर रहा है, लेकिन अगर जब हम लालची हो जाते हैं, जब हमारे अंदर लालच आ जाता है, जब हम ग्रेडी बन जाते हैं, तब उस समय इस नेचुरल वेजिटेशन का सत्यानाश ही होता है। इस संबंध में देखो आपकी बुक में भी दे रखा है, बहुत अच्छी लाइन गांधी जी ने बोली थी। गांधी जी की लाइन देखो, वी हैव इनफ रिसोर्स टू फुलफिल आवर नीड्स, यानी कि हमारी ज़रूरतों के लिए हमारे पास एनफ रिसोर्स है, हमारे पास बहुत रिसोर्स है जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा
करता है, बट नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल आवर ग्रिड। लेकिन हम अगर हमारी ज़रूरत, हमारी जो ग्रिड है, हमारे ग्रिड को फुलफिल करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि बच्चों देखो, ग्रिड ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी पूरी नहीं होती है, इसलिए ये हमारी नीड्स को तो पूरा कर रहा है, लेकिन हमारे ग्रिड को ये कभी भी पूरा नहीं करेगा। तो ये था बच्चों आपका इस चैप्टर का एक टॉपिक, इस चैप्टर का एक पार्ट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि सबसे पहले मैंने आपको डेटा पढ़ाया कि डेटा क्या क्या था। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ाया। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अभी नहीं पढ़ाया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने इसमें क्या पढ़ा, वर्जिन वेजिटेशन पढ़ा, हमने रिलीफ पढ़ा, रिलीफ में हमने क्या पढ़ा, लैंड और सॉइल पढ़ा। उसके बाद हमने क्लाइमेट पढ़ा, क्लाइमेट में हमने टेम्परेचर, सनलाइट और प्रेसिपिटेशन पढ़ा। उसके बाद हमने इकोसिस्टम पढ़ा, ठीक है। इकोसिस्टम में हमने, उसके अलावा हमने फ्लोरा फोना पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा। उसके बाद चेंजेस इन वेजिटेशन में क्या क्या चेंजेस आए, बायोम्स पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। तो ये इसमें हमने इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं इन वेजिटेशन के।